म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में आज एक नए तरह के फंड पर हम बात करने वाले हैं, ईएसजी, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। ये फंड जो है अभी भारत के लिए काफी नए हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये थीम बेस्ड फंड है जिनका फोकस होता है ऐसी कंपनियों पर जो कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ख्याल रखती हैं। अभी गिनती के 11 फंड हैं भारतीय बाजार में, लेकिन आगे जाकर इनका क्या भविष्य रह सकता है, बतौर निवेशक क्या आपको ईएसजी फंड में निवेश करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है मॉर्निंग स्टार के रिसर्च हेड कौस्तुभ बेलापुरकर। कौस्तुभ से हम समझेंगे कि ईएसजी फंड्स का भविष्य क्या है और एक निवेशक को इसमें क्या अलग मिलता है। थैंक यू कौस्तुभ, मनी 9 के लिए आपने वक्त निकाला। सो मैं जब पढ़ रही थी ईएसजी के बारे में, आप लोगों की ही रिसर्च मेरे हाथ लगी जिसमें ये समझ में आया कि जो 2020 का सेकंड हाफ है वहां पर से हमने देखा थोड़ा सा एक्शन, क्योंकि 2018 की बात करें एक ईएसजी फंड था, 2019 की बात करें एक फंड था, 2020 के फर्स्ट हाफ में एक फंड था, लेकिन फिर सेकंड हाफ से लेकर के जून तक में 8 फंड लॉन्च हुए हैं। तो ये ईएसजी फंड फेयरली न्यू है भारतीय बाजार के लिए, और आप इसका कैसा भविष्य देख रहे हैं? भारत में, विदेशों में ये काफी पॉपुलर रहे हैं, इसका क्या कोर स्ट्रेंथ रहता है? अगर कोई इसमें निवेश करेगा उसे क्या मिलेगा खास? जी बिल्कुल प्रियंका जी, और धन्यवाद हमें शो पे बुलाने के लिए। तो आपने एकदम सही बात बोली कि ये चीज जो फंड्स हैं काफ़ी रीसेंट लॉन्च है इंडिया के फंड इंडस्ट्री में देखें तो। जैसे आपने बोला सेकंड हाफ में 2020 में काफ़ी फंड लॉन्च हुए हैं, पर हमें लगता है ये बस शुरुआत है अभी ईएसजी जो इन्वेस्टिंग का जो फ्रेमवर्क जो हम बोलते हैं। और हम जैसे आपने बताया कि विदेश में तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अरसों से चल रहा है ये। यूरोप में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो टोटल ग्लोब में ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है ईएसजी फंड्स में, तो काफ़ी पॉपुलर है। और क्या हुआ है, जो कोविड क्राइसिस आया था, हमने देखा था मार्केट कैसे उतार चढ़ाव हुआ मार्च 2020 में। ये ईएसजी फंड्स का पॉपुलैरिटी तब से काफ़ी बड़ा है ग्लोबली, और इंडिया में भी हम देख रहे हैं जैसे कि अभी शुरुआत हुई है। पर हमें लगता है कि ये बस अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी फंड मैनेजर्स ने ईएसजी थीम फंड लॉन्च किया है इंडिया में, पर आगे जाके इसका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, जहाँ पे ईएसजी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना सिर्फ फंड के रूप में देखा जाएगा, पर पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जब हम बात करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे हम कंपनियों की फंडामेंटल्स को देखते हैं। जो हमारे मैनेजर्स हैं अभी काफ़ी अरसों से ये कर रहे हैं, बस फंड अभी लॉन्च हुए हैं, पर जो ईएसजी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, ESG, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, और गवर्नेंस पे खास ख्याल काफ़ी टाइम से हो रहा है। पर एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स जो हैं, जो कंपनी के रिजल्ट्स को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं, या स्टॉक प्राइस को रिएक्ट कर सकता है अगर कुछ खराब गया इन पे, तो ये फंड मैनेजर्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में। तो हम 5, 10, 15 साल आगे जब देखें तो ये ना सिर्फ फंड के रूप में रहेंगे, पर पूरा जब मैनेजर हमसे बात करेंगे, बोलें कि हम ना सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक का, हम ये भी देखते हैं कि ईएसजी रिस्क क्या है स्टॉक्स में, और ये जो कंपनियां हैं वो कैसी मैनेज करें। और हमें काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। जैसे हम पकड़ लें कोई ऑटो मेकर्स, उन्होंने डीजल एमिशन स्कैंडल हो गया था और उनका स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गया था। रिसेंटली ग्लोबली हमने देखा है कि एक कंपनी आईपीओ के लिए जाने के लिए तैयार थी, पर उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी पुअर था, तो आईपीओ ही बंद पड़ गया। तो ये सब अगर हम इन्वेस्टर निवेशक के यहाँ के लेंस से सोचें, तो ये अगर ईएसजी रिस्क जो होती हैं जो कंपनियां, और कुछ कंपनियां ई में ज़्यादा रिस्क रहता है या सोशल एस्पेक्ट में रिस्क रहता है, गवर्नेंस तो हर कंपनी में रिस्क रहता है, और वो कैसे कंपनी ये मैनेज करती है रिस्क सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये मैनेजर्स बहुत ही करीब से देख रहे हैं, और ना सिर्फ देख रहे हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ इंगेज करके बोल रहे हैं कि नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि एक इंडियन कंपनी ने जो पेमेंट जो होता है, जो सैलरी होती है, जो उन्होंने प्रपोज किया था, शेयर होल्डर्स ने बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वोट किया मैनेजमेंट के खिलाफ। तो ये ईएसजी का ही एक पार्ट हो गया, जहाँ पे एक्टिव ओनरशिप की बात हो रही है, कि शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं लगता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए सही बात है,
गवर्नेंस आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और ये सब ESG इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है। लेकिन कौस्तुभ, जब भी बात होती है इन्वायरमेंट की, सोशल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये सब बहुत ही फैड लगते हैं कि बस एक एक वर्ड है जो कि आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसके आधार पर क्या लोग अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला लें क्योंकि ये कंपनी ESG इंडेक्स को फॉलो कर रही है, और खासतौर पर ये थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, वैसे भी कहा जाता है कि आप इसको बड़े ध्यान से रखें, तो एक थीम है जो कि अभी नई है और ये ज्यादा फैड बनकर ना रह जाए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या? जी, तो आपने एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की सोच में जो है कि ESG सिर्फ एक ऐसा थीम है, मार्केटिंग गिमिक है, या बस अभी सेल्स बढ़ाने के लिए या NFO करने के लिए। पर आप अगर एंड इसलिए मैं बोल रहा था कि जो ग्लोबल का एग्जांपल लिया जाए, जैसे बड़ा है, तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो पहले ये ESG इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो हम बात करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड हो गया, या जो यूनिवर्सिटीज का बड़ा एंडाउमेंट फंड होता है, वो सोचा करते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, हमने देखा है कि जो जो कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनियों का एनवायरमेंटल रिस्क काफी रहता है, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनी पकड़ ली, उनका एनवायरमेंटल रिस्क काफी होता है। और हमने देखा है, जैसे BP एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो ऑयल स्पिल जो हुआ 2010, मेरी मेमोरी अगर मेरे को ठीक याद दिला रही है, तो 2010 में BP का प्राइस बहुत ही गिरा, क्योंकि ऑयल स्पिल हुआ, तो क्योंकि दे वर एक्सपोज टू एन एनवायरमेंटल रिस्क जो उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, अगर आपके ये ESG में रिस्क जो है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ देखें कि क्या रिस्क है और कंपनी कुछ नहीं करी, तो वो एक्चुअली काफी पुअर हुआ कंपनी के बिहाफ पे। और गवर्नेंस, जैसे मैं बोला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंस रहा ही है, इवन इन्वेस्टिंग इंडियन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। बट E और S बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे, और S की काफी लोग बात नहीं करते हैं। S जो है, जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स हो गया, हमने देखा कि इंडियन कंपनियों में भी अगर कोई लेबर स्ट्राइक हो गया, तो वो काफी इफेक्ट हो सकता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, और उसका इफेक्ट होता है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। हमने देखा है कार कंपनियों में हुआ है, और काफी बात बाकी ये कंपनियों में हुआ है। मतलब तो ये सारे फैक्टर्स रहते ही हैं, अभी भी ये सारे बिल्कुल फैक्टर्स असर डालते हैं। ये ऐसा पहली बार है कि हम एक थीम के तौर पर इसको भरते हुए देख रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर, अब ये नई थीम है, कुछ 11 फंड्स ही हैं, इतने कम फंड्स हैं, और इनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, तो एज एन इन्वेस्टर मैं इनको कैसे समझूं कि ये फंड किस तरह से काम करेंगे? अभी 1 साल का ये रिकॉर्ड से क्या मुझे पता चल पाएगा? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अगेन इम्पोर्टेंट सा सवाल है, कि क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स की सोच है कि देखिए, अगर मैं ESG में कंप्लायंट कंपनीज या बेहतर कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद मेरा रिटर्न कम होगा। आपने बोला कि जो इंडियन ट्रैक रिकॉर्ड है काफी कम है, क्योंकि काफी फंड्स का 1 साल भी नहीं हुआ है। पर अगर हम ग्लोबल एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे कोविड-19 के क्राइसिस में जब मार्केट काफी गिरा, हमने देखा जो फंड्स का ESG मैंडेट था, उनका गिराव मार्केट से या बाकी फंड से काफी कम था। और लॉन्गर टर्म में भी देखें, क्योंकि वहां पे फंड्स 10-15 साल से हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर न तो सेम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड ऑफ है कि आपका रिटर्न कम हो सकता है। और इसका जो मैं बात कर रहा था कि जो रिस्क होते हैं कंपनियों में, हमने ऑलवेज सोचा है कि इसका बिजनेस रिस्क क्या है, इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो। पर ये जो ESG रिस्क है, वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और स्टॉक प्राइस, जो कंपनी आपको फाइनली जब आप निवेश कर रहे हैं, आपको चाहिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे, दोनों बिजनेस पे और स्टॉक प्राइस में। पर अगर ये ESG रिस्क कंपनी ने मैनेज नहीं किया है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो रिस्क ब्लो अप हो जाए और उसका स्टॉक प्राइस काफी नीचे गिर जाए। और वही मैनेजर्स देखना चाहते हैं कि आप ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपको कोई ESG एक्सपोजर हो एज अ मैनेजमेंट, और आप कितना फोकस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो हम एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन वी फोर्स यू और गाइड यू टू मेक और इम्प्रूव योर प्रैक्टिसेस। एंड दैट इज जो हम बोलते हैं ESG इन्वेस्टिंग का मेन फ्रेमवर्क। तो इन्वेस्टर्स, जब अगर आप इंडियन इन्वेस्टर जैसे सोचें, तो अभी काफी सोच रहे हैं कि अभी थीम बेस्ड फंड है, तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आप 5-10% आपके पोर्टफोलियो में एज अ ट्रायल बेसिस ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होगा तो आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा। पर मैं
ग्लोबल मार्केट का एग्जांपल लेके बोल सकता हूँ कि जैसे हम बढ़े आगे 5-10 साल, आपको ना सिर्फ ईएसजी फंड मिलेंगे, ईएसजी इनकॉर्पोरेशन जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में मिलेगा। तो ईएसजी ना सिर्फ थीम रहेगा, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बन जाएगा इन्वेस्टिंग का, और फिर तो काफी ईएसजी लेंस रहेगा ही जो आप फंड्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आपने कहा एसेट एलोकेशन के हिसाब से 5 से 10% का आप अभी एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि ये इसका कंसंट्रेशन लार्ज कैप्स में ही नजर आ रहा है। जितने फंड्स हैं उनका कंसंट्रेशन लार्ज कैप में ही नजर आ रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जिसका लार्ज कैप में ऑलरेडी एक्सपोजर है, तो उसे क्या, अगर वो ईएसजी फंड में जाता है तो उसे अपने लार्ज कैप के फंड्स को कुछ कम करके फिर इन्हें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर लार्ज कैप में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जी, आप ये इस हिसाब का कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने सही बात बोली कि अभी लार्ज कैप एक्सपोजर है, जैसे डिस्क्लोजर्स हमारे रेगुलेटर्स भी काफी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने जो बीआरएसआर गाइडलाइंस निकाले हैं फॉर डिस्क्लोजर्स फॉर कंपनीज ऑन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, तो ये सिर्फ बढ़ने वाला है। तो अभी लार्ज कैप है, बट हमें पता है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज को भी लागू होगा, और इनका डिस्क्लोजर्स भी काफी बढ़ेगा। और हमें लगता है जैसे ये स्पेस एक्सपैंड होगा, काफी और छोटी छोटी कंपनियां भी इन फंड्स में इंक्लूड होंगी, जैसे इनकॉर्पोरेशन हम बोलते हैं। पर हाँ, आपने सही बात बोली। अभी अगर आप सोच रहे हैं तो आप थोड़ा एक्सपोजर रेप्लिकेट कर सकते हैं लार्ज कैप की बजाय। आप ईएसजी क्योंकि आपके एसेट एलोकेशन में कैसे बैठ रहा है वो भी महत्वपूर्ण बात है देखने के लिए, तो आप ये कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि वो ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा। ओके, सो कौस्तुभ, अगर आप किसी इन्वेस्टर को जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, उन्हें अगर आप समझाना चाहें कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, तो क्या वजह होगी कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, क्यों कोई इसमें निवेश करे? बिल्कुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हर निवेशक को पूछना चाहिए कि ये और जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि ये जो हमने देखा है विदेश में और इंडिया में भी, हम ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जल्दी कि ना सिर्फ ये फैड है, पर ये जैसे ऑलमोस्ट लाइक अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाएगा, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और ग्लोबली बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स है, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी देखे कि कंपनियां अगर अपनी ये रिस्क मैनेज ना कर पाए, और ये चैरिटी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कुछ सिर्फ डू गुड करने के हिसाब से ईएसजी इन्वेस्टिंग नहीं बोल रहे। ये है जो रिस्क है, एकदम पर्टिनेंट रिस्क है, और अगर ये कंपनियों ने मैनेज नहीं किया तो उनके परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और स्टॉक प्राइस में काफी गिराव आ सकता है अगर वो रिस्क ब्लो अप हुआ। हमने कुछ एग्जांपल्स यूज किए हैं दोनों इंडियन और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से। तो हमें लगता है ये मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और तो ना सिर्फ आपको सोचना चाहिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप अपना पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ जो हम सिक्स सिग्मा इवेंट बोलते हैं या मेजर ब्लो अप इन द कंपनी, वैसा आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज में ना हो। इसलिए मैंने बोला कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इंडियन पोर्टफोलियो मैनेजर्स फंड अभी आए हैं, पर काफी सालों से ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो उनका ऑलरेडी डिमांड रहा है कि आप ईएसजी फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं जब आप अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। राइट, तो फिर कोई एक इन्वेस्टर क्या देखे कि ईएसजी फंड में वो कैसे समझे कि ये फंड की क्या क्वालिटीज हैं, क्योंकि पास्ट रिटर्न जो है अभी कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि 1 साल ही पुरानी है। तो वो कौन से बॉक्सेस हैं जिनको टिक करना चाहिए एक इन्वेस्टर को जब वो एक ईएसजी फंड को चुनना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैसे ही हम ग्लोबली भी देख रहे हैं कि क्या होता है, वैसे ग्रीन वॉशिंग को जो आपको रिड्यूस करना है या मिटिगेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि फंड बोले कि हमारा ईएसजी मैंडेट है, पर वो एक्चुअली ईएसजी मैंडेट नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी मॉर्निंगस्टार है, हमारी एक सब्सिडरी कंपनी सस्टेन एनालिटिक्स, जो ईएसजी रिसर्च का वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर्स है, जो स्टॉक लेवल ईएसजी रिसर्च करते हैं, वो अंडरस्टैंड कि कौन से ईएसजी रिस्क है, तो उसका यूज करके हमने एक रेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है मॉर्निंगस्टार। और इंडियन इक्विटी फंड्स में भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, जो हम बोलते हैं ग्लोब रेटिंग्स, जो अंडरलाइन जो कंपनियां हैं और उनकी ईएसजी रिस्क कितनी बची है। जैसे हमने बोला कंपनी का एक्सपोजर होता है और कंपनी का मैनेजमेंट कुछ रिस्क मैनेज करते हैं और कुछ अनमैनेज रह जाता है, तो ओवरऑल रेजिडुअल रिस्क कितना है वो हर पोर्टफोलियो स्टॉक फंड के पोर्टफोलियो कंपनीज को देखते हैं और एक रेटिंग असाइन करते हैं,
1 to 5 ग्लोब्स। जो 5 ग्लोब वाले फंड्स होते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं विद लोएस्ट ईएसजी रिस्क अटैच्ड टू देम, और 1 ग्लोब सबसे हाईएस्ट ईएसजी रिस्क होता है। तो अगर आपको निवेश करना है ईएसजी फंड में, आप जो भी ईएसजी मैंडेटेड फंड्स हैं उनकी ग्लोब रेटिंग देख सकते हैं, क्योंकि उनका मैंडेट ही ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज में बेटर ईएसजी फंड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। और आप वो देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ईएसजी फंड्स का ग्लोब रेटिंग क्या है, और जो भी 4 या 5 ग्लोब फंड्स हैं मेरे हिसाब से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको ईएसजी फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो ग्लोब रेटिंग ये आपको चेक करना चाहिए अगर आप इस पे निवेश करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच कौस्तुभ, आपने वक्त निकाला और ईएसटी को इतने अच्छे से समझाया। सो ईएसटी एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग बन सकता है आगे जाकर। कौस्तुभ बोलापुरकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब इसी के साथ एक नई तरह का म्यूचुअल फंड आपके लिए है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको कौस्तुभ अभी समझा रहे थे पसंद आ रहे हैं तो जरूर देखिए इन्हें, लेकिन हाँ अभी शुरुआत है, कम फंड है, इसलिए अपने पूरे एसेट एलोकेशन में आप जो है ईएसटी के नाम पे 5 से 10% से ज्यादा अभी नहीं रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी 9। मनी 9 किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।